नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए देखते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। इथेनॉल की कीमत में 3% की बढ़ोतरी, गन्ना उत्पादक किसानों को फायदा। पीपीआर जानलेवा रोग है, बकरियों को इससे बचाएं। आलू की फसल को अभी झुलसा रोग से बचाना बेहद ही जरूरी। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बीते बुधवार को 2 बड़े फैसले लिए गए। इनमें से एक फैसला देश के गन्ना किसानों से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इथेनॉल की कीमत में 3% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे वर्ष 2022-23 इथेनॉल आपूर्ति वर्ष के बाद से नहीं बढ़ाया गया था। फैसले सब सरकारी कंपनियां लगभग 58 रुपए प्रति लीटर की दर पर इथेनॉल खरीदेगी, जो पहले 56.58 रुपए प्रति लीटर थी। इथेनॉल की कीमत बढ़ने से इसका फायदा गन्ना उत्पादक किसानों को मिलेगा। किसान अब ज्यादा कीमत पर अपना गन्ना कंपनियों को बेच पाएगी। बकरी पालक किसान भाइयों, वैसे तो बकरियां कम बीमार पड़ती है, लेकिन पीपीआर बकरियों में होने वाला विषाणु जनित एक ऐसा रोग है जो इलाज के अभाव में जानलेवा साबित हो सकता है। तेज बुखार, सर्दी, जुकाम, नाक बहना, सांस लेने में कठिनाई आदि पीपीआर बीमारी के लक्षण है। इसलिए आप भी अपने बकरियों को ऐसे लक्षण आपके बकरियों में अगर मिलते हैं तो आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से सीधे संपर्क करें और बकरियों का उत्पादन और आपकी आय को प्रभावित ना करे, इसलिए अविलंब इलाज करवाएं। ये एक तरह का विषाणु जनित रोग है और इसमें बकरियों को जो है काफ़ी तेज़ आप देखेंगे सर्दी जुकाम की समस्या होती है। काफ़ी तेज़ बुखार जो कि 107 डिग्री 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर जो है चला जाता है और पशु का नाक से हमेशा सराव गिरेगा और इसके साथ पशु को आप देखेंगे सांस लेने में भी थोड़ी समस्या होती है। तो ये पीपीआर बीमारी का लक्षण है। अगर आपके पशु में इस तरह का कोई लक्षण दिखाई पड़ता है तो तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करके आप जो है इसका इलाज प्रारंभ करवाएं, क्योंकि ये एक जानलेवा बीमारी है और इससे अपने पशुओं को बचाना बहुत आवश्यक है। खेती की खबरों में आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के फरीदपुर ग्राम के युवा एवं प्रगतिशील किसान सुबोध कुमार से, जो सब्जियों की जैविक खेती करते हैं और साथ ही सुबोध ने 1 एकड़ खेत में फूल गोभी की खेती की है और इन्होंने किसी भी रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल अपने फसल में नहीं किया है। आसपास के किसानों के लिए सुबोध प्रेरणा बने हुए हैं। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों के इस्तेमाल से ही खेती की जाती है। इससे मिट्टी की क्षमता बढ़ती है और मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन भी बना रहता है। पर्यावरण की शुद्धता बनी रहती है और जैविक खेती से रासायन मुक्त और शुद्ध भोजन मिलता है। फसलों की उत्पादकता भी बढ़ती है। रासायनिक कीटनाशकों का खर्च बचता है, जिससे खेती की लागत कम होकर किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है। आज सुबोध जैसे युवा किसानों की ही कृषि क्षेत्र में जरूरत है, जो खेती के वैज्ञानिक तरीकों पर भरोसा करते हुए अपनी आय को लगातार बढ़ा रहे हैं और समाज में अपनी पहचान के साथ साथ लोगों को भी समझा रहे हैं कि कैसे आप जैविक खेती को अपनाएं। गोभी लगभग 1 एकड़ में है और ये ऑर्गेनिक विधि से हुआ है और ये बीज अपना इसी लोकल ही बीज है। लागत जैसे रासायनिक से बहुत कम ही लागत लगा है ऑर्गेनिक करने में, और किसान भाइयों से अनुरोध है कि ऑर्गेनिक ही खेती करें और लाभ ही अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, दिन और रात के तापमान में अंतर वाले इस मौसम में आलू की फसल में झुलसा रोग की संभावना काफी बढ़ जाती है। झुलसा रोग से अगर आलू की फसल को बचाया नहीं जाता है तो एक तो उत्पादन कम होगा और उसकी गुणवत्ता भी काफी प्रभावित हो जाती है। इसलिए ऐसे में किसान भाइयों को आलू का उचित मूल्य बाजार में नहीं मिलता है। इसलिए झुलसा रोग से अपने फसल आलू को जरूर बचाएं।
इस मौसम में आलू की फसल में अगेती और पछेती झुलसा रोग का प्रभाव देखा जा सकता है। झुलसा रोग एक फंगस संक्रमण है। यह रोग आलू के पत्तों, तनों और कंदों को प्रभावित करता है। पत्तियों पर पीले भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं। धब्बों का गोलाकार या अंडाकार हो जाना और पत्तियों का सूखा दिखना आलू की फसल में झुलसा रोग के लक्षण माने जाते हैं। इस रोग की वजह से फसल की वृद्धि रुक जाती है और उत्पादन कम हो जाता है, जिससे किसान भाइयों की आमदनी काफी प्रभावित होती है। झुलसा रोग से आलू की फसल को बचाने के लिए किसान भाई प्रतिरोधी किस्मों का ही इस्तेमाल करें। एहतियातन के तौर पर 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर मैंकोजेब दवा का छिड़काव करें तो झुलसा रोग की संभावना काफी कम हो जाती है। खेत की मेड़ पर धुआं करने से भी झुलसा रोग काफी हद तक नियंत्रित रहता है। किसान भाइयों, मुर्गी पालन व्यवसाय आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। बहुत कम लागत से शुरू होने वाला यह व्यवसाय आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। कड़कनाथ और वनराजा मुर्गियों की देसी नस्लें हैं जो यहाँ की आबो हवा की आदी है। ऐसे में इनके बीमार पड़ने की दर काफी कम होती है और बढ़ोतरी काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। अच्छे प्रभेद के लिए हमारे बिहार और झारखंड के लिए जैसे वनराजा है, और अभी मध्य प्रदेश के बहुत इलाके में जो है कड़कनाथ चल रहा है। हमारे बिहार में भी रांची और रांची के आसपास के इलाका में जो है जो इंडियन नस्ल का ब्रीड है कड़कनाथ बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो रिटर्न है काफ़ी पैसा आता है। उसके साथ प्लायमोर्थ और एसएल ब्रीड भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना के विभिन्न मंडियों में आज चावल, गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार देखने को मिले। लोकल गेहूं 3500 रुपए प्रति क्विंटल, एमपी वाला गेहूं 4300 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम चावल 6000 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं बासमती चावल 11000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान और कृषि संबंधित कार्यों की दी गई सलाह पर अमल जरूर कीजिए। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। 16 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, साथ ही न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना बताई गई है। साथ ही किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अभी सरसों, वर्गीय तोरी या तिलहन की फसल में कहीं कहीं लाही का प्रकोप देखा जा रहा है। ऐसे में किसान भाई नीम आधारित कीटनाशी का छिड़काव करें या रासायनिक कीटनाशी इमिडा क्लोरोप्रिड 17.5 SL की 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी में घोल मिलाकर छिड़काव करें तो लाही का प्रकोप काफी हद तक कम हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की और जाना कृषि से जुड़ी तमाम नई बातों को, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी पूरी जानकारी हासिल की। नमस्कार, मैं किश्वर जब्बी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे बाईपास प्रोटीन क्या है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रूमेन में पहले जब डायरेक्ट प्रोटीन आप देते थे, बाईपास नहीं होता था तो 70% टूट जाता था और फिर वो मूत्र के रूप में निकल जाता था, तो वो वेस्टेज हो जाता था। लेकिन ये प्रोटीन क्या होगा, पूरे शरीर में यूज होगा और आपको दूध उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। लेकिन प्रोटीन खाने से कोई अतिरिक्त आपको परेशानियां नहीं होगी, साइड इफेक्ट नहीं होगा, दूध उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आप में से वैसे किसान जो पशुपालन करते हैं उनके लिए हमारी आज की ये जानकारी बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बाईपास प्रोटीन की। बाईपास प्रोटीन का इस्तेमाल पशुओं में चारे के रूप में करने पर पशुओं में जहां प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है, वहीं गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पादन भी होता है। तो आइए जानते हैं क्या है बाईपास प्रोटीन, इसके महत्व क्या हैं, साथ ही साथ इसे स्थानीय तौर पर कैसे बनाएं। तो जानने के लिए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रत्नेश चौधरी से। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे बाईपास प्रोटीन के बारे में। पशुओं को बाईपास प्रोटीन देने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और दूध देने की क्षमता कैसे बढ़ सकती है और क्या इसे हम लोग अपने घर में तैयार कर सकते हैं या नहीं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रत्नेश कुमार चौधरी जी, जो बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय में सह प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छा विषय आप लोगों ने रखा है पशुपालक के लिए आज। तो सबसे पहले आप हमारे पशुपालक भाई किसान भाइयों को बताएं कि बाईपास प्रोटीन क्या है और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप लोग दुधारू गाय और भैंस रखते हैं, आप लोग की लागत सबसे ज़्यादा उसके आहार में खर्च आती है और आहार देते हैं जिस अनुरूप आप खाना देते हैं और खर्च करते हैं, अगर उस अनुरूप दूध का उत्पादन ना हो तो आप लोग के लिए घाटे का सौदा होता है। आप लोग वाकिफ़ हैं बाईपास प्रोटीन से, तो आखिर आप जानना चाहते हैं बाईपास प्रोटीन क्या है। तो पशुपालक भाइयों, जिस तरह मनुष्य का एक पेट है तो एक कंपार्टमेंट में है, लेकिन हमारे गाय भैंस का जो पेट है वो 4 भागों में विभक्त है और उसमें से सबसे बड़ा जो कंपार्टमेंट है उसको रूमेन कहते हैं, जिसमें बहुत सारे जीवाणु रहते हैं। और उसके वजह से क्या होता है, जो प्रोटीन के रूप में आप खल्लियाँ देते हैं, चाहे सोयाबीन का खल्ली दें, सरसों की खल्ली दें, मूंगफली की खल्ली दें, जो भी खल्ली आपको सुगमता से उपलब्ध होता है वो आप देते हैं। देने के उपरांत भी उस अनुरूप में पशु को प्रोटीन नहीं मिल पाता है। तो क्यों नहीं मिल पाता है? वो प्रोटीन जो है पेट के पहले वाली थैली, जो बड़ी वाली थैली है, उसको रूमेन कहते हैं, उसमें बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, तो उस प्रोटीन को वहीं पे वो तोड़ देते हैं। जब वो प्रोटीन को वहाँ तोड़ देते हैं, यानी अधिकांश भाग 70% तक तोड़ देते हैं, तो 30% ही निचली भाग में जा पाता है आंत में, और वही 30% आपके दूध उत्पादन में मदद करता है। तो आपका ज़्यादा भाग क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, और वो मूत्र के प्रोटीन जो है मूत्र के रूप में जो है फिर शरीर से निकल जाता है, जो प्रोटीन युक्त नहीं होता है। तो इसी को बाईपास प्रोटीन, यानी हम ऐसा प्रोटीन बना के दें जो कि रूमेन, जो पहली वाली थैली है, उसमें उसका विघटन नहीं हो, यानी टूटे नहीं। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 30% टूटे और 70% निचली आंत में चले जाए, और उस निचली आंत में जाने के बाद दूध उत्पादन में मदद मिले, तो दूध उत्पादन बढ़ेगा और पशुपालक को उससे लाभ होगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि पेट की पहली थैली में ही 70% प्रोटीन बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणुओं द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और 30% का हिस्सा तो उपयोग दूध के बढ़ाने में होता है, दूध उत्पादन में होता है। तो क्या उपाय अपनाएं? वो प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होगी जो पहली थैली में जीवाणुओं द्वारा नष्ट ना हो और उसका अधिकांश हिस्सा पशुओं के स्वास्थ्य में काम आए और दूध उत्पादन के वृद्धि में काम? बहुत अच्छी बात। इसी को हम लोग बाईपास प्रोटीन कहते हैं। बाईपास यानी कि ऐसा प्रोटीन हम लोग क्या करें, प्रोटीन जो खिला रहे हैं, सरसों की खल्ली, जो भी चीज़ खिला रहे हैं, उसको हम लोग क्या करें, या तो मार्केट से आप लाके खिलाते हैं। आजकल बहुत सारे आपको आहार मिल जाते हैं, दाना जिसमें लिखा रहता है इतना % बाईपास है। लेकिन आप घरेलू स्तर पे भी इस बाईपास प्रोटीन को बना सकते हैं कम लागत में, और ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जैसे आप सरसों की खल्लियाँ देते हैं, उस सरसों की खल्ली को आप क्या करवाइए कि उसको पिसवा दीजिए। पिसवाने के उपरांत बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप रासायनिक तरीका अपनाइए। इसमें फॉर्मेलिन ले लीजिए, 1 kg की मात्रा में 11.4 ml फॉर्मेलिन मिक्स होगा, तो उस हिसाब से 100 kg का आप बना लीजिए। अब बनाने के बाद वो ऐसे सील पैक कर दीजिए जिसमें कि हवा का संपर्क ना आवे, और जब 15 दिन तक ऐसी अवस्था में आप छोड़ देते हैं, तो 15 दिन के बाद वो उपयोग करने लायक हो जाता है। वही प्रोटीन अब बाईपास प्रोटीन बन जाता है। तो अब इसमें क्या होगा, पशु चाव से खाएगी, दूध उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। अब क्या होगा, ये जो खिलाइएगा पशु को,
खिलाने के उपरांत पहली वाली जो थैली में 70% टूट जाता था, अब वहाँ से ज़्यादा 30% आपका टूटेगा और 70% जो प्रोटीन का भाग है वो निचली आंत में चला जाएगा और वो दूध उपयोगिता यानी दूध बढ़ाने में आपको मदद करेगा पशुपालक को। आप देखेंगे कि पशु की दूध उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। अब कहेंगे कि किस मात्रा में सर खिलाएं, तो देखिए खिलाने का विधि क्या है कि अगर आप खाना आपकी पशु कैसे है, अगर पूरे आहार की बात करें तो पूरे आहार में 12% आप दे सकते हैं बाईपास प्रोटीन, नहीं तो मोटे तौर पे कह सकते हैं 1 केजी अगर प्रतिदिन आप खिलाएंगे तो आप अवश्य देखेंगे कि गाय हो भैंस हो उसमें दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ जाएगी। और इस तरह से क्या होगा, आपको उसके फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो दूध उत्पादन क्षमता बढ़ गई, दूसरे क्या है प्रोटीन जब शरीर में मिलेगा तो बच्चे का अगर बढ़भार है, बढ़भार भी गर्भवती है उस समय भी देंगे तो बढ़भार अच्छे हो गए बच्चे का, क्योंकि प्रोटीन से जो आपने बताया विकास दर ज़्यादा बढ़ता है। साथ में क्या इम्यून क्षमता बढ़ाएगी, रोग से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी और आपके पशु बीमार भी कम पड़ेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। पशुपालक भाइयों, आपको लागत कम लगेगा, दूध उत्पादन क्षमता अधिक होगी और आप घरेलू स्तर पे बना लेते हैं तो आपको आमदनी स्पष्ट दिखाई पड़ेगी कि अच्छी खासी हो रही है। तो ये बाईपास प्रोटीन की उपयोगिता है। साथ ही साथ आप लोग देखते होंगे कि बांझपन की भी परेशानियां आ जाती है, तो वो ज़्यादातर प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन की डिफिशियंसी यानी उसकी कमी के कारण होता है। लेकिन आप अगर बाईपास प्रोटीन देते हैं तो आपका पशु स्वस्थ रहेगा, दूध उत्पादन क्षमता अच्छी बनी रहेगी, कम लागत में मुनाफा आपको ज़्यादा होगा। इसलिए आप लोग घरेलू स्तर पे बाईपास बनाइए और पशुओं को नित्य प्रतिदिन आप दीजिए। डॉक्टर साहब, आपने बाईपास प्रोटीन की फ़ायदे के बारे में जानकारी दी, साथ ही बनाने की विधि के बारे में भी बताया। अगर एक छोटा सा सवाल ये आ रहा है मन में कि इसके उपयोग में कहीं अगर असावधानी बरती गई, जो मात्रा आप बता रहे हैं अगर उससे ज़्यादा कम बेसी हो गया तो क्या इसका कुछ नुकसान भी है? देखिए, शरीर में प्रोटीन का नुकसान नहीं है। जब प्रोटीन हम लोग यूज करते हैं और या हम करें, मनुष्य करें या पशु करें, तो उसका उत्पादन क्या होता है, दूध उत्पादन क्षमता में बढ़ता है। लेकिन जब ज़्यादा प्रोटीन हो जाता है तो वो मूत्र के माध्यम से यूरिया के रूप में निकल जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि रूमेन में पहले जब डायरेक्ट प्रोटीन आप देते थे, बाईपास नहीं होता था, तो 70% टूट जाता था और फिर वो मूत्र के रूप में निकल जाता था, तो वो वेस्टेज हो जाता था। लेकिन ये प्रोटीन क्या होगा, पूरे शरीर में यूज होगा और आपको दूध उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। लेकिन प्रोटीन खाने से कोई अतिरिक्त आपको परेशानियां नहीं होगी, साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, दूध उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। लेकिन थंब रूल ये है कि अगर आप पशु को, दुधारू पशु है, अगर 1 केजी दूध देती है तो आप 200 ग्राम के हिसाब से दीजिए, 2 केजी देती है तो 400 ग्राम दीजिए, 3 केजी देती है तो 600 ग्राम दीजिए। इस हिसाब से गाय भैंस को दीजिएगा तो इसमें 2 फायदे होंगे, दूध उत्पादन बढ़ेंगे। जो आप देखते हैं कि आपकी दूध की कीमत CNF और फैट परसेंटेज के आधार पे होता है, उसमें CNF की मात्रा, फैट की मात्रा बढ़ेगी और आपको जो दूध का जो मूल्य मिलता है वो भी ज़्यादा मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर साहब ने कितनी विस्तार से जानकारी दी बाईपास प्रोटीन के बारे में और इसके होने वाले फ़ायदे के बारे में। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, लेते हैं इजाज़त, नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने विस्तार से जाना कि बाईपास प्रोटीन क्या है और इसे स्थानीय तौर पर कैसे बनाएं। तो इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और जानेंगे भारत सरकार की कृषि आधारित योजना के विषय में। भारत सरकार ने कृषि से जुड़ी कई योजनाएं बनाई हैं, उन्हीं योजना में से एक योजना पर देखते हैं ये शॉर्ट वीडियो फिल्म और जानते हैं इसके विषय में पूरी बात। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है।
किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, आज आपने बाईपास प्रोटीन के विषय में विस्तार से जाना और साथ ही साथ भारत सरकार की कृषि योजनाओं के बारे में भी जाना। तो इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ आपसे ले रहे हैं विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में हम फिर से हाजिर होंगे खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही नवीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।